नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच मैं फिर से यूजीसी नेट पेपर 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर उपस्थित हूँ। आज इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं यूनिट 3 का स्टैटिक्स, उसी का अगला पार्ट है। यानी कि यूनिट 3 स्टैटिक्स का ही अगला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरुआत करेंगे और यहाँ से प्रश्न रहते ही रहते हैं। ठीक है, आपका स्टैटिक्स में जैसे आपका प्रायिकता, विषमता, सहसंबंध में आपका माध्य माध्य का बहुलक, ठीक है। तो 6-7 चैप्टर ऐसे हैं, 8 चैप्टर, कि आपको उनको हर हाल में पढ़ ही लेना चाहिए। ठीक है, उनका बाद आप कुछ छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। ऐसे सिलेबस पूरा कवर करना चाहिए। और आप लोग बता दें कि पूरा आपका 1 to 10 यूनिट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से आप लोग का पूरा वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, फिलहाल हम मैथ पर ज़्यादा जोर दिए हुए हैं। ठीक है, यूनिट 3 यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे, उनके बाद अगले यूनिट के बारी बारी से आते रहेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं। उससे पहले आप लोग से विनती है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, उसे भी बतलाइए, उन्हें भी सीखने का अवसर दीजिए। और बता दें कि इस तरह से लगातार आपको वीडियो मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं उससे उत्साहित होता हूँ और मुझे भी मन करता है पढ़ाने का। ठीक है, तो ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। आज का चैप्टर का नाम है विषमता। ठीक है, क्या है विषमता? यानी कि हम लोग देखेंगे इसका परिभाषा, फिर उनका देखेंगे इसका विषमता का उपयोग कहाँ पर है। ठीक है, विषमता का उपयोग कहाँ है, विषमता का उपयोग के साथ साथ इसका महत्व, कार्य क्षेत्र। ठीक है, उनके बाद आपका साथ साथ में हम लोग देखेंगे इनका फार्मूला। ठीक है, और साथ ही इनका हम लोग देखेंगे आपका क्या प्रश्न, जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं कहाँ से प्रश्न आएंगे इसका भी इंडिकेट करेंगे। और ये आज का सेशन लंबा चलने वाला है, क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा बड़ा है ना। तो आप लोग इससे घबरा नहीं, हो सके थोड़ा थोड़ा रुक के देखें। ठीक है, पर देखिए अवश्य। थैंक यू मित्रों, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं, चलिए। ठीक है, आइए। तो देखिए विषमता का अर्थ, विषमता जैसे हम लोग देखने वाले हैं विषमता का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ स्क्वीनिस। ठीक है, तो कहता क्या है विषमता का अर्थ में कि विषमता क्या है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि किसी समांक माला में, ठीक है, किसी समांक माला में आपका सममिति के अभाव, ठीक है, सममिति के अभाव को विषमता अथवा असममितता कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, विषमता को हम लोग असममितता भी कहते हैं। तो आप लोग का विषमता की जगह में ए वर्ड भी दिया रहता है कहीं कहीं पर। ठीक है, प्रश्न में, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस वर्ड को भी ध्यान देना है और इसे भी माइंड में रखना है। अर्थात किसी वितरण में सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। क्या है कि किसी वितरण में सममिति से दूर हटने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगा, आपका विषमता कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए सिम्पसन और काफ्का, ठीक है, इन दोनों का मानना है, उनके अनुसार कहना है अर्थशास्त्री का, कि विषमता अथवा असममिति किसी आवृत्ति वितरण की एक विशेषता
है ना, क्या है, आवृत्ति वितरण की एक विशेषता है जो वर्ग के एक ओर अधिकतम आवृत्ति के साथ और दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, क्या है कि अपेक्षा अधिक बढ़ जाती है। तो कह सकते हैं कि विषमता का माप, ठीक है, विषमता की आपका माप एक ऐसा संख्यात्मक माप होता है जो किसी समांकमाला की असमित प्रकृति को प्रकट करता है। विषमता किसी समांकमाला के आवृत्ति वितरण के वक्र की बनावट से संबंधित होती है। ठीक है, क्या है आपका, विषमता किसी समांकमाला के आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी से संबंध है। ठीक है, वितरण के वक्र की बनावट से संबंधित है, उसका आकार प्रकार से संबंधित है। पूर्णतः सममित वितरण केवल भौतिक विज्ञानों में ही संभव हो सकता है। ठीक है, कह रहा है क्या, भौतिक विज्ञानों में ही क्या है, संभव हो सकता है। अब देखिए कि आवृत्ति वितरण के प्रकार। ठीक है, आवृत्ति वितरण के प्रकार, जैसे देखा जाए कि हम लोग अभी तक देखें कि आवृत्ति वितरण के वक्र की बनावट को ही हम लोग क्या कहते हैं, विषमता। इसलिए हम लोग को आप समझना चाहिए कि आवृत्ति वितरण है क्या। ठीक है, उनके कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग हम समझाते हैं आवृत्ति वितरण के प्रकार। ठीक है, तो आवृत्ति वितरण के प्रकार में पहला प्रकार है कि सामान्य वितरण। ठीक है, क्या है आप लोग का, सामान्य वितरण। सामान्य वितरण में आप देख सकते हैं इसके वर्ग को, ठीक है, सामान्य वितरण में समझ गए, कहता है कि इसके वर्ग को, वक्र को सामान्य वक्र या विभ्रम का सामान्य वक्र कहते हैं। ठीक है, इसके वक्र को क्या कहेंगे कि नॉर्मल कर्व यानी कि सामान्य। ठीक है, आपका वक्र या फिर विभ्रम, समझ गए, नॉर्मल कर्व या एरर। ठीक है, सामान्य वक्र कहते हैं। प्रायः यह देखने में आता है कि प्रारंभ में मूल्यों की आवृत्तियां कम होती है। क्या है, प्रारंभ में मूल्यों की आवृत्तियां क्या होती है, कम होती है। समझ गए, धीरे धीरे आवृत्तियां बढ़ती जाती है और अंत में फिर कम हो जाती है। ठीक है, क्या है कि जो आवृत्ति रहते हैं, आवृत्ति वितरण के हम लोग सामान्य वितरण के अंतर्गत जो देख रहे हैं, आवृत्ति पहले स्टार्टिंग में कम होता है, फिर एक ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर लास्ट की ओर जाते जाते तक वो कम हो जाता है। ठीक है, यदि इन आवृत्तियों को बिंदु रेखीय पत्र पर प्रदर्शित किया जाए तो, कहने का मतलब है कि अगर इन आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को एक बिंदु से अगर दिखाया जाए और उस बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो हम लोग का जो वक्र प्राप्त होता है, समझ गए, वो घंटी के आकार का क्या है, वक्र बनेगा। जैसा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये वाला। ठीक है, क्या बनेगा, घंटी के आकार के वक्र बनेगा। और इस वक्र को यदि बीच से मोड़ दिया जाए तो मोड़ के एक ओर का वक्र दूसरी, ठीक है, दूसरी ओर की वक्र को पूर्ण रूप से आच्छादित, ठीक है, पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेगा। और यहाँ, ठीक है, क्या है, यहाँ माध्य का बहुष्टक एवं माध्य सभी एक बिंदु पर ही होते हैं। समझ गए, आप लोग को ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि ऐसी स्थिति में यहाँ पर माध्य का बहुष्टक और माध्य सभी क्या होते हैं, एक बिंदु पर होते हैं, जो कि ऐसा प्रश्न आप लोग को बन सकता है। इस पे आप लोग नोट कीजिए। यहाँ पर पूर्ण सममिति, ठीक है, सममिति होगी और विषमता का अभाव होगा। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा आपका कि विषमता का अभाव होगा, पूर्ण सममिति होगी। ठीक है, और जैसा कि ये रेखा चित्र में, इस रेखा चित्र में बतलाया गया है, तो इस तरह का अगर आप लोग का चित्र बने, ठीक है, अगर पूछा जाए कि विषमता में यहाँ पर क्या हो रहा है ना, विषमता आपका अभाव है, वृद्धि है, बराबर है, इस तरह से अगर 4-5 ऑप्शन दे दे और आप लोग से पूछे कि इसका जवाब दे, तो आप लोग को अभाव में टिक करना है। तो इसलिए आप लोग रेखा चित्र को भी याद कर ले। ठीक है,
तो आप लोग को रेखा चित्र की भी आवश्यकता होगी, तो इसमें नोट करने योग्य बात क्या है, जो माध्य माध्य आपका बहुलक, ठीक है, और माध्य सब एक बिंदु पर होते हैं, इसका रेखा चित्र को जानें। और वितरण आवर्ती वितरण के अंतर्गत हम लोग पहला सामान्य वितरण को देखें। इसी तरह से अब हम लोग विषम वितरण को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब जब विषम वितरण की बात आता है तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के आवृत्ति वितरण में आवृत्तियाँ भूष्टक के एक ओर अधिक तथा दूसरी ओर कम होती है। क्या कहता है कि विषम वितरण में, याद रखिएगा कौन सा विषम वितरण, ठीक है, आवृत्ति वितरण में आवृत्तियाँ भूष्टक के एक ओर अधिक तथा दूसरी ओर कम होती है। भूष्टक में यहाँ माध्यका, भूष्टक और सामान्य माध्य सभी एक बिंदु पर नहीं होते। अब इसमें नया पॉइंट क्या है कि विषम वितरण में कि आपका मीन, मीडियन और मोड क्या है, आपका एक बिंदु में नहीं होते हैं। इसे आप लोग नोट कीजिए। इस प्रकार की श्रेणी विषम श्रेणी कहलाती है, ठीक है। ऐसे स्थिति में, ठीक है, अगर तीनों एक में ना हो, एक बिंदु में ना हो, तो ऐसे स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे, विषम श्रेणी कहेंगे। उसमें विषमता होती है। यह विषमता भी दो प्रकार की हो सकती है, समझ गए। अब विषम वितरण को भी दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला एक धनात्मक है, दूसरा फिर ऋणात्मक है, ठीक है। अब धनात्मक क्या कहता है सो देखने का है, ठीक है। तो यदि सामान्य माध्य का मूल्य माध्यका से अधिक है, क्या कहता है कि सामान्य माध्य का, है ना, यानी कि मीन का मूल्य मीडियन से अधिक है और माध्यका का भूष्टक से अधिक है ना, यानी कि आपका मीडियन का जो है मोड से अधिक है, तो विषमता क्या होगी, धनात्मक होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इसे भी नोट करना है। दूसरे शब्दों में यदि वक्र दाहिनी ओर अधिक झुका है तो विषमता धनात्मक होगी, समझ गए। अब आप लोग को, है ना, अब आप लोग को दाहिनी तरफ झुका हुआ विषमता को हम लोग अगर पूछे इस तरह से फिगर देके, ठीक है, कि पूछे कि बताइए इसमें विषमता धनात्मक है, ऋणात्मक है, अनंत है, शून्य है, क्या है, तो आप लोग टिक कीजिएगा धनात्मक में, ठीक है। किस तरफ, दाहिनी तरफ, देखिए यहाँ पर दाहिनी तरफ झुके हुए, ठीक है। तो धनात्मक विषमता का अनुलोम विषम भी कहते हैं, ठीक है। क्या है, अनुलोम विषमता भी कहते हैं, ये भी समझना है। इसे भी देखिए, पूरे इकोनॉमिक्स में शब्दों का ही खेल है। अगर आप अच्छे खासा शब्दों का भंडार है और उनके जैसे या उनका अन्य भी जो हिंदी में बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, अगर उस शब्दों को आप जानते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में बहुत आसान होगा, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम भी अच्छा तरह से फेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी श्रेणी को यदि बिंदु रेखीय पत्र की सहायता से प्रदर्शित किया जाए तो वक्र का लंबा सिरा, ठीक है, अधिक मूल्य वाले स्थानों को जाता है। धनात्मक विषमता में पहले भूष्टक, फिर माध्यका, फिर माध्य आते हैं। तो आप लोग को पूछ भी सकता है कि धनात्मक विषमता में उसका कालक्रम को बतलाएं, तो पहले आपका बहुलक आएगा, फिर माध्यका आएगा, फिर माध्य आने वाला है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, और जैसा कि चित्र 2 में बतलाया गया है, ठीक है। अब चित्र 2 में धनात्मक विषमता की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए आगे सबसे पहले क्या है, माध्य, ठीक है। माध्य से छोटा कौन होगा, ठीक है, माध्यका, और माध्यका छोटा क्या होगा, बहुलक। ये वाला भी आप लोग को अंक को देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझ गए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, धनात्मक हम लोग क्लियर कर पाए, अब ऋणात्मक पक्ष को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए अब देखिए, हम लोग देखने वाले हैं ऋणात्मक। जब ऋणात्मक की बात आती है तो वह ऋणात्मक रूप से भी विषम, ठीक है, विषम हो सकता है। यह समानांतर क्या है, यह समानांतर माध्य का मूल्य माध्यका से कम है और, ठीक है, माध्यका बहुलक से कम होती है, ठीक है। माध्यका क्या है, बहुलक से कम होती है, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसी को पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो विषमता ऋणात्मक होगी, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विषमता ऋणात्मक होंगे। तो ऐसी दशा में वक्र बाईं ओर अधिक झुका रहेगा, जो कि आप देख पा रहे हैं बाईं ओर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बाईं ओर झुका रहेगा तो आपका क्या होगा, ऋणात्मक का स्थिति रहेगा। तो ऋणात्मक विषमता को विलोम विषमता भी कहते हैं। समझ गए। अब इसका दूसरी भाषा है विलोम, उसमें था आपका प्रतिलोम, ठीक है। अब इसमें विलोम है, यदि ऐसी श्रेणी को बिंदु रेख द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वक्र का लंबा सिरा कम मूल्य वाले स्थानों को जाता है, ठीक है। और ऋणात्मक विषमता में पहले समांतर माध्य, फिर माध्य और उनके पश्चात भूयिष्ठक आता है, ठीक है। तो ऋणात्मक विषमता इस तरह से हम लोग को समाप्त होती है। समझ गए। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखें कि इसका प्रकार देख रहे थे, विषम वितरण के अंतर्गत हम लोग ऋणात्मक और धनात्मक को समझ पा रहे थे, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जितने भी स्थिति परिस्थिति को मैंने समझाया, ठीक है, आप लोग देखिए। अब उनको एक वितरण है ना, एक अंक आंकड़ा के अंतर्गत समझने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जो भी हम लोग देखे परिभाषा, बस उसी को शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप परिभाषा समझे होंगे तो आप इसे भी समझ लीजिएगा, और इनको समझने के बाद हमको लगता है कि परिभाषा भूलिएगा नहीं। निम्न सारणी में विषमता के रूप को भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है, ठीक है। कहने का मतलब अभी तक हम लोग विषमता का जो भी देखे आंकड़ा तथ्य को, उसको समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए मेरे प्यारे साथियों कि एक आकार दिया हुआ है, ठीक है। आकार में एक आंकड़ा दिया हुआ है, समझ गए, समझ गए। और उनके बाद आवृत्ति को ए में, बी के लिए और सी के लिए, समझ गए। अलग अलग स्थिति में आपका आकृति भी दिया हुआ है, ठीक है। और उनके बाद बताया जा रहा है कि इस आकार में एक स्थिति में, ठीक है, आपका माध्य को, है ना, माध्य की बात किया जा रहा है कि क्या इसमें विषमता है, ठीक है। विषमता है, क्या विषमता कैसे है। तो आप लोग को सीधा सीधा बता दें कि आप इस दोनों पॉइंट को आप लीजिएगा, आकार को और ए वाले को, और दोनों से आप माध्य निकालिए, ठीक है। समझ गए। क्या निकालिए, माध्य निकालिए। और उनके बाद आप देख सकते हैं कि मोड निकालिए और मीडियन भी निकालिए, समझ गए। तो निकालिएगा, ठीक है। तो आप लोग का मीन मीडियन मोड क्या आएगा, 18 आएगा, समझ गए, समझ गए। अब इस स्थिति में Q3 माइनस एम और M माइनस Q1, यानी कि आपका Q1 Q3 ये आप लोग को निकालने के लिए हम चतुर्थक में बतलाए थे, ठीक है। बस उसी को एक करके देख लेना है कि बराबर होता है या नहीं, पर यहाँ होगा, ठीक है, होगा, समझ गए। अब उनके बाद वक्र की बात किया जाए सामान्य, तो देखा जा रहा है सब एक है, ठीक है। उसी तरह से आप इसका फिर इसमें देखिएगा, फिर उनका आपका मीन मीडियन मोड का आप निकालिएगा, फिर इसमें इस फार्मूला में डालिएगा, इस समीकरण में विभाजन मूल्य में, तो पता चलेगा कि इससे बड़ा ए है, समझ गए। उसी तरह आप देखिएगा कि आप इसको और फिर इसको मिलाइएगा, ठीक है, अगला फ्रीक्वेंसी के साथ लीजिएगा, आवृत्ति के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा कि विषमता आपका ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर इसका मान अलग अलग आ रहा है, जैसे अभी हम लोग देखे ऊपर में, ठीक है, कि इस तरह से आते हों, समझे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक विषमता कहेंगे, धनात्मक विषमता कहेंगे, विषमता का अभाव कहेंगे। क्या तीनों स्थिति आते हैं, तो इनको आप लोग मैथ को हल करके, है ना, आप बना के देख सकते हैं, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। और उनके बाद इसको माइनस कीजिएगा, Q3 आपका माइनस एम, है ना, तो इनका मान बड़ा होगा, छोटा होगा किन से, M माइनस Q1 से। अरे बताया जा रहा है कि बाईं ओर झुका रहेगा, ये दाहिनी ओर झुका रहेगा, जो कि हम लोग फिगर में अभी देखें, समझ गए। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि जो भी स्थिति परिस्थिति को हम लोग समझे, उसको एक आपका आवृत्ति और आकार यानी कि x और f का मान देकर आपको विषमता को समझाने का प्रयास किया गया, उसका समीकरण का उपयोग करते हुए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे,
ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको संतुष्टि चाहिए तो आप स्वयं बनाइए। मीन का क्लास मेरा देखे ही होंगे, ठीक है। चतुर्थक निकालने के क्लास देखे ही होंगे। अब देख लीजिए कि आपका मान उतना आता है कि नहीं। मीन मीडियन मोड इससे भी आसान हो जाएगा कि मीन मीडियन मोड आप निकालने जानते हो कि नहीं। एक बार आप देख लीजिए, आकार को एक बार रखिए, ठीक है, और उसके बाद उसके बाद एक बार बी के साथ आकार को रखिए, उसके बाद एक बार सी के साथ रखिए और मान निकाल लीजिए, ठीक है। इससे आपका रिवीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चलिए आज के क्लास में देखते हैं आप विषमता की माप। विषमता की माप, ठीक है, कि विषमता की धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषमता के माप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि विषमता के माप क्यों किया जाता है। तो उसका विषमता की धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति को जानने के लिए, ठीक है। विषमता माप निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों हो सकते हैं, ठीक है। विषमता माप क्या हो सकते हैं, सापेक्ष या आपका निरपेक्ष, कुछ भी हो सकते हैं। विषमता के निरपेक्ष माध्य, ठीक है, क्या कहता है कि माप विषमता के निरपेक्ष माप द्वारा श्रेणी में विषमता की कुल मात्रा तथा उसके धनात्मक या ऋणात्मक होने का पता क्या है, लगता है, किंतु यह माप तुलना योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। अतः तुलनात्मक अध्ययन के लिए सापेक्ष माप निकाले जाते हैं। अगर तुलनात्मक अध्ययन करना है विषमता को, तो वैसे स्थिति में आप लोग को सापेक्ष माप ज्ञात करने होंगे, सापेक्ष माप करने होंगे, जिनको विषमता गुणांक कहते हैं। समझ गए। अगर आप गुणांक निकाल लीजिएगा, विषमता गुणांक निकाल लीजिएगा, तब आपको हो जाएगा सापेक्ष माप। आप समझ गए होंगे सापेक्ष माप और निरपेक्ष माप का तात्पर्य, ठीक है। तो इस गुणांक को संकेताक्षर में जे से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब विषमता गुणांक को जे से इंडिकेट किया जाता है, समझ गए। अब हम बोलेंगे जे, तो आप समझिएगा विषमता का गुणांक के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। जिस श्रेणी में विषमता गुणांक कम होता है उसे आवृत्तियां सममित रूप में वितरित होती है, ठीक है। आप इसे भी याद करने योग्य बातें यहाँ पर, ठीक है, कि जिस श्रेणी में विषमता गुणांक कम होती है उसमें आवृत्ति सममिति है ना, सममिति रूप में वितरित होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि विषमता ज्ञात करने के लिए प्रमुख सूत्र, यानी कि आप तो परिभाषा देखें, समझे कि विषमता के माप कैसे किया जाता है ना। माप निरपेक्ष माप, सापेक्ष माप, ठीक है। अब उनको वास्तव में क्या मापने के लिए सूत्र है, तो हाँ बिल्कुल है। क्या क्या है अब हम लोग देखेंगे। अब आप लोग को ध्यान से देखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं, है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे हुए हैं इन फार्मूला से, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है। तो देखिए कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, ठीक है, कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, कार्ल पियर्सन यानी कि अर्थशास्त्री का नाम है, उनके द्वारा दिया गया है, इसलिए नाम पड़ा कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक, ठीक है। आप देखिए विषमता यानी कि विषमता को एसके से इंडिकेट किया जा रहा है, तो हम बोलेंगे एसके बराबर आपका माध्य माइनस बहुलक यानी कि भूयिष्ठक यानी कि मोड, मीन माइनस मोड, ठीक है। यह हो गया आपका विषमता ज्ञात करने के लिए किसके, आपका कार्ल पियर्सन का, है ना, क्या है फार्मूला। कार्ल पियर्सन मेथड्स अगर बोले आप लोग को ज्ञात करने के लिए, तो ये फार्मूला लगा के आप लोग को क्या निकालना है, विषमता, ठीक है। अब अगर विषमता गुणांक की बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें आप लोग को जे बराबर माध्य यानी कि मीन माइनस मोड यानी कि बहुलक बट्टा परमाप विचलन, ठीक है। जो आप यहाँ देखिए विषमता का फार्मूला है, अरे विषमता गुणांक का फार्मूला है, फार्मूला याद। अब देखिए यदि भूयिष्ठक अस्पष्ट न हो तो कार्ल पियर्सन के निम्न वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर आपका कभी कभी ऐसा होता है कि भूयिष्ठक दो आता है, मतलब दोनों मैच करने लगता है, किसे ले किसे ना ले, ठीक है। भूयिष्ठक में कभी मतलब ऐसा होता है कि आप जब बहुलक निकाले होंगे, है ना, आप यूजी पीजी के क्लास में
पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि व्युष्टक में ऐसा होता है। तो वैसे स्थिति में जहाँ कन्फ्यूजन बनेगा तो वैसे स्थिति में आप विषमता और विषमता गुणांक के लिए उनका फार्मूला जो है ए वाला उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? बस यहाँ थ्री थ्री इंटू कर देना है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो विषमता गुणांक की सैद्धांतिक दृष्टि से कोई निश्चित सीमा नहीं है, परंतु व्यवहार में साधारणतः है ना, साधारण असमितीय है ना, असमितीय वितरण में विषमता गुणांक ±1 के अंतर्गत रहता है। ठीक है, ए में ±1 के अंतर्गत रहता है और बी में ±3 के अंतर्गत रहता है। तो आप लोग को ये भी पूछेगा कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक के अंतर्गत है ना, इसका जो मान आएंगे विषमता वो किसके अंतर्गत या किसके इर्द गिर्द मान रहता है, तो आप लोग को ±1 के अंतर्गत, अगर ए फार्मूला लगा रहे हैं आपका बी के अंतर्गत ±3 के अंतर्गत आवेंगे आंसर। ठीक है, तो आप लोग क्लियर समझ पाए होंगे क्या कि कार्ल पियर्सन विषमता गुणांक। अब हम लोग चलते हैं बाउले। ठीक है, बाउले भी एक फार्मूला दिए हैं और विषमता और उनका गुणांक के गणना करने का। ठीक है, तो बाउले का कहना है कि विषमता यानी कि एस के, ठीक है, क्या आपका तृतीय चतुर्थक माइनस माध्य का छोटी ब्रैकेट में बंद माइनस माध्य का माइनस आपका प्रथम चतुर्थक, इन्हें भी छोटी ब्रैकेट में बंद, यानी कि कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए आपका विषमता का फार्मूला आता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है, ए वाला जो फार्मूला है, समझ गए, ए वाला जो फार्मूला है आप यहाँ पर भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी उपयोग कर सकते हैं, इसको भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, विषमता निकालने के लिए आपकी जैसे जैसे दिया हुआ है मान, ये जिसे आपको सहूलियत होता है, जो आसान लगे उसे आप कर सकते हैं। तो फाइनली आपका फार्मूला इसको कह सकते हैं कि Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। ठीक है, अब बाउले का विषमता जब गुणांक की बात किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा JQ। ठीक है, JQ माइनस Q3 प्लस JQ बराबर, ठीक है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m बाई Q3 है ना माइनस Q1। तो इस तरह से आपका फार्मूला आ गया है। ये दोनों फार्मूला क्या याद रखिएगा, कहता है कि इस विषमता गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि -1 और +1 के बीच ही इनका आंसर आएंगे। ठीक है, मान आते हैं, समझ गए। तो इस तरह से हम लोग आज क्या देखे, ठीक है, कि उनकी परिभाषा, उनके समीकरण द्वारा स्थिति परिस्थिति को, परिभाषा को समझने का प्रयास किए। ठीक है, साथ ही हम लोग आप फार्मूला देखें किसका कार्ल पियर्सन और बाउले का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न रहते हैं, इसीलिए आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है, आप लोग को इसे नोट्स करके ध्यान में डाल ही लेना है। तो हम आप लोग को आप बताएं कि विषमता, ठीक है, विषमता की बात की जाए कि विषमता की गणना कैसे किया जाए। ठीक है, तो विषमता तो इसका एक हम लोग प्रश्न लेने का प्रयास किए। तो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। किसका? कार्ल पियर्सन का उपयोग करना है, बाउले उपयोग नहीं करना है ना, कार्ल पियर्सन। ठीक है, माप अलग दिया हुआ है, आवृत्ति दिया हुआ है, यानी कि XF मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है। जब दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से सजाएंगे। ठीक है, जब हम सजा लिए एक तरफ XF, अब हमको निकालना है कार्ल पियर्सन का विषमता। तो सीधा सीधा आपका माइंड में कार्ल पियर्सन निकालने का फार्मूला दौड़ना चाहिए। तो कार्ल पियर्सन निकालने का फार्मूला क्या है? मीन माइनस मोड, यानी कि Z। ठीक है, Z बट्टा प्रमाप विचलन। ठीक है, तो हम लोग को देखिए इसमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए। सबसे पहले माध्य चाहिए, उसके बाद बहुलक चाहिए, उसके बाद प्रमाप विचलन चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, जैसे हम लोग पहले खंडित श्रेणी में
आपका मीन मीडियन मोड निकालने का मेथड सीखे हैं, उसी मेथड से हम लोग पहले माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन निकालेंगे और मीन निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मीन निकालने का फार्मूला फिर हम लोग देखेंगे। तो मीन निकालने का फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग अंकित किया हूं मैं, यहाँ पर देखिए कि एज्यूम्ड मीन यानी कि ए एम प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ रहता है फार्मूला में। ठीक है, जैसा आपका सिग्मा एफ इंटू डी एक्स बाई एन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्स का एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, उनका बाद आपका डी एक्स निकालना होगा, और उनके बाद एफ से फ्रीक्वेंसी से गुना करना होगा डी एक्स को, फिर उनका मान को जोड़ना होगा, उनके बाद मेरा जो फ्रीक्वेंसी होगा एन, उनसे फिर भाग देना होगा, तो हमको निकलेगा मीन। चलिए देख लेते हैं कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, मीन निकालने का, डी एक्स निकालने का सबसे आसान फार्मूला है कि आप किसी को ए एम मानिए, यानी कि एज्यूम्ड मीन मानिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग 12 को मानते हैं। अब डी एक्स का फार्मूला क्या है कि x माइनस ए एम। ठीक है, यानी कि जो x का मान है, ठीक है, और जो आप माने हैं उसको बारी बारी से घटाते चले जाइए। तो जैसे 10 में 10 माइनस आपका 12 होगा तो -2 बचेगा। ठीक है, 11 माइनस 12 होगा तो -1 बचेगा, 12 में -12 होगा तो 0 बचेगा, 13 में माइनस आपका क्या होगा, 12 तो 1 आएगा, प्लस में आपका 14 में 12 गया 2, और आपका 15 में 3 गया तो 12 गया तो 3। ठीक है, dx निकला। अब dx निकला तो अब हम लोग को निकालना था f इंटू डी एक्स। dx क्यों निकाले, क्योंकि हमको f से गुना करना था। अब जब f इंटू डी एक्स निकलेगा तो निकालना है, और क्या, f का जो मान है ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4 तो -4, 4 इंटू -1 तो -4। ठीक है, 4। ठीक है, उनके बाद 10 गुना 0 तो 0, 8 गुना 1, ठीक है, ये आपका तो 8, आपका 5 गुना 2 यानी 10, 1 गुना 3 यानी कि आपका 3। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखे थे इसको सिग्मा करना है, यानी कि इसको जोड़िए, जोड़ के निकाल लिए। एन मेरा 30 है। ठीक है, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स वो ज्ञात है, और एज्यूम्ड मीन ज्ञात है, तो सब ज्ञात हो गया। तो अब मीन का काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग 30 आया है ना, सिग्मा एफ डी एक्स हम लोग का 13 आया है, और हम लोग ए एम माने थे 12। अब इसको यहाँ पर भाग दे लीजिए, भिन्न का जोड़ करने नहीं लगिए। ठीक है, इसमें है कि मीन मीडियन मोड में कि आप इसको भाग दीजिए, यहाँ लिखिए और उसका बाद जोड़ के यहाँ पर लिखिए, तब आसानी होगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे, किसी किसी में मान भी अलग आता है। समझ गए, तो ऐसा है। अब निरीक्षण से हम लोग भूइष्ठक ज्ञात कर लेते हैं, निरीक्षण विधि। ठीक है, तो निरीक्षण विधि हम लोग निकालते कैसे हैं साथियों। ठीक है, तो हम लोग निरीक्षण विधि में देखते हैं कि आपका भूइष्ठक निकालने का, समझ गए क्या, कि जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, 10 है, तो उसी का एक्स में देखते हैं कि सामने वाले संख्या कौन है, तो 12, यानी कि जेड मेरा 12 में। तो बहुत आसान हुआ, समझ गए, इसलिए आसान हुआ क्योंकि ये निरीक्षण से भूइष्ठक ज्ञात किए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, समझ गए, क्या देखेंगे कि परमाप विचलन ज्ञात करना है। क्या, परमाप विचलन। हम लोग माध्य और बहुलक भूइष्ठक ज्ञात कर लिए। अब परमाप विचलन, अब परमाप विचलन जब हो तो परमाप विचलन का फार्मूला फिर हमको याद आना चाहिए माइंड में। तो अंडर रूट, ठीक है, किसका, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। अब यहां देखिए हम लोग डी एक्स निकाल चुके हैं, तो कहता है कि एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि डी एक्स जो निकालें उसका वर्ग करके फिर एफ से गुना कीजिए, तब मेरा मान सिग्मा एफ, ठीक है, आपका इंटू डी एक्स स्क्वायर आएंगे। माइनस एन, एन तो पता ही 30 है, और इसमें देखिए क्या है कि सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात है ये का कि ये मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो बस हम लोग का एक काम करना है कि डी स्क्वायर निकाले और एफ से उसको इंटू करते हैं। चलिए अच्छी बात है। तो डी स्क्वायर हम लोग जब निकाले डी एक्स का, ठीक है,
आप लोग को यहाँ बना के ही पीडीएफ में दिया हूँ, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, डी एक्स का तो 2 का स्क्वायर करेंगे -2 और इंटू -2 तो +4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 तो हो जाएगा 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 2 बार गुना करेंगे 4, 3 तिया 9, ये आ गया। अब इसको हम लोग को f से गुना कर देना है, समझ गए। f से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, आप 10 0 0, 8 एकम 8, 5 चौके 20 और 1 इंटू 9 तो 9, समझ गए। अब इनको जोड़ेंगे तो मेरा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा 49, समझ गए बात को। जब 49 आया और जब मेरा मान पता है तो आप परमाप विचलन ज्ञात कर लीजिए, सीधी सी बात है, बिना देर किए हुए, ठीक है। ये आपका इसमें 49 रखेंगे, नीचे 30 है n पता है, और जो तभी मान हम लोग निकाले थे सिग्मा एफ डी एक्स, उसमें 13 बट्टा आपका 30 स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको भाग देख हम लोग, इतना सारा मान आएगा, इसमें हम लोग मान यहाँ पर ही देख लिए थे, बस उसी को यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। अब स्क्वायर हो गया, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, गुना करना है। फिर अगर इसी तरह से यहाँ देखा जाए तो ये है, अब दोनों को घटाएंगे तो ये आएगा, समझ गए। अब इस तरह से हम लोग का मान क्या आ गया 1.2, ठीक है। 1.2 क्या आया, परमाप विचलन आया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, क्या निकालना है, विषमता, ठीक है। समझ गए बात को। विषमता निकालना है, यानी कि मीन माइनस मोड बट्टा क्या, परमाप विचलन, जो कि इस फार्मूला में हम लोग सेट कर दिए और निकाल का है 0.43 बट्टा 1.2, काटे, देखिए मान आया ना आपका विषमता का 1 से कम प्लस में, ठीक है, मतलब उतने ही का बीच में आता है, समझ गए। उसी तरह अब हम लोग देखेंगे, अब यहाँ देखिए शॉर्ट फॉर्म में यहाँ निकाला गया है, ठीक है। इसी का यहाँ पर एक स्टेप काम आगे ही हुआ, सीधा हम लोग मान डाल देते, समझ गए। तो चलिए अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पर भी देख लिए विषमता ज्ञात करने का। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि विषमता, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, और एक प्रश्न लिए आप लोग के लिए, क्या है कि यदि विषमता गुणांक, ठीक है, यदि विषमता गुणांक -0.4, माध्य 45 तथा माध्य का 48 हो तो परमाप विचलन एवं परमाप विचलन गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, समझ गए। तो देखिए इसमें घुमा के प्रश्न को दिया गया है, ठीक है, बस आपको समझना चाहिए, और इस तरह से आप लोग का प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो देखिए कि विषमता गुणांक का फॉर्मूला ये है, ठीक है। मेरा विषमता गुणांक यहाँ पर दिया हुआ है, तो विषमता गुणांक की जगह हम विषमता गुणांक को रखेंगे। माध्य दिया हुआ है तो माध्य की जगह माध्य निकालेंगे, और माध्यिका की जगह माध्यिका को रखेंगे, समझ गए। यहाँ पर मोड का खेला नहीं है, मीन और आपका मीडियन दिया हुआ है, समझ गए। निकालना क्या है, परमाप विचलन, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इधर जाएगा, इधर जाएगा गुना होके, अब तो इसको इधर करेंगे तो बट्टा में ही चला जाएगा, इसी का जस्ट नीचे। अब वो काट छाट के हम लोग का जो भी मान आएगा वो आएगा क्या, परमाप विचलन, ठीक है। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं परमाप विचलन गुणांक जब ज्ञात करेंगे तो इसमें आपका परमाप विचलन जो का मान आया है ये वाला, समझ गए, और जो हम लोग का मीन 45 प्रश्न में दिया हुआ है, अब इसको हम लोग काटेंगे तो सीधा से आपका 0.5 आएगा, ये निकल जाएगा आपका परमाप विचलन। तो आपको कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलेगा, न कि ऐसा सीधा सीधा, समझ गए। तो ऐसा भी प्रश्न मिलता है, और ऐसा प्रश्न एक्सेस आते ही रहता है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में भी देखे ही होंगे, समझ गए। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, विषमता आप लोग को क्लियर हो पाया होगा। इसी तरह से वीडियो आप लोग को लगातार लाते रहेंगे, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को सीखने में, समझने में, पढ़ने में
ये जो योगदान है बहुत ही आसान करता होगा। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।